So first of all, it is regarding the case laws on responsibility of collecting banker. तो लास्ट वीडियो में भी हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग कि आपके पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एंड क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है यहां पर पेइंग बैंक को। इसी तरह से इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं कि कलेक्टिंग बैंक के केस में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी एंड क्या प्रोटेक्शन मिलती है यहां पर कलेक्टिंग बैंक को। तो सिंपल सा सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूं। कलेक्टिंग बैंक बेसिकली होता किस तरह से है। लाइकवाइज मान लीजिए यहां पर पर्सन ए है एंड पर्सन ए का अकाउंट जो है डेट इज मेंटेन्ड विद द XYZ बैंक। ठीक है, अब यहां पर XYZ बैंक ने इस पर्सन ए को एक चेकबुक इशू की है एंड पर्सन ए की देनदारी है पर्सन बी को, यानी कि पर्सन बी को उसने पैसे देने थे। ठीक है, अब पर्सन बी को उसने एक चेक दे दिया, चेक के बीच में अमाउंट फिल करके दे दिया। अब यहां पर ये चेक लेकर या तो बी सीधे तौर पर चला जाएगा यहां पर XYZ यानी कि ए के बैंक के पास, या तो एक ये सिनेरियो हो सकता है, या फिर जो बी है वो इस चेक को देगा यहां पर ABC यानी कि अपने बैंक में जमा करवा देगा एंड यहां पर जमा होने के बाद चेक एक बार जब जमा हो जाएगा उसके बाद यहां पर जो चेक है वो प्रेजेंट किया जाएगा बाय द ABC बैंक टू द XYZ बैंक एंड यहां पर चेक क्लियर होने के बाद जो पेमेंट है वो ABC के पास आ जाएगी एंड अल्टीमेटली B के अकाउंट में जो पैसा है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिनेरियो रहता है, ये सिंपल सा सिनेरियो रहता है। तो यहां पर XYZ बैंक जो है वो है यहां पर पेइंग बैंक, जिसके बारे में हमने लास्ट यूनिट में बात की थी एंड ABC जो है यहां पर है ये कलेक्टिंग बैंक, यहां पर है ये कलेक्टिंग बैंक। एंड अगर हम यहां पर इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करें, यहां पर इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो इन दोनों के केस में जो बैंक है, जो कलेक्टिंग बैंक है, वो यहां पर एक्ट करता है एज एन एजेंट। जब यहां पर चेक को कलेक्ट किया जाना है सिंपल और सिंपल, तो यहां पर जो बैंक है, कलेक्टिंग बैंक है, वो यहां पर एजेंट की तरह काम करता है, जबकि जो यहां पर अकाउंट होल्डर है वो प्रिंसिपल रहता है, वो प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर जो रिलेशनशिप रहेगा दैट वुड बी प्रिंसिपल एंड एजेंट बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक, बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक। एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, ये तो हो गया पहला सिनेरियो जहां पर कलेक्शन की बात होगी चेक की। दूसरा चीज क्या हो सकता है, जहां पर जो कस्टमर है उसने अपना चेक बेच दिया, जहां पर जो कस्टमर है उसने अपना जो चेक था वो सेल कर दिया टू द बैंक, अपना चेक सेल कर दिया टू द बैंक। यानी कि मान लीजिए बी ने अपना जो चेक था उसकी पेमेंट पहले ही ले ली एंड इस चेक को बेच दिया इस बैंक को, यानी कि ABC को यहां पर ये चेक जो था ये सेल कर दिया है। उसके केस में यहां पर उसके केस में क्या होगा, उसके केस में यहां पर ABC बैंक अब होल्डर की तरह काम करेगा, होल्डर फॉर वैल्यू, ये होल्डर फॉर वैल्यू की तरह काम करेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स या फिर होल्डर की तरह काम करेगा, जिसके तहत अब यहां पर ये पेमेंट लेगा। यहां पर जो रिलेशनशिप रहेगा, जहां पर चेक को बेचा गया है वहां पर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं होगा, वहां पर जो रिलेशनशिप रहेगा ये बेसिकली यहां पर होल्डर फॉर वैल्यू रहेगा, होल्डर फॉर वैल्यू रहेगा। ओके, तो इस हिसाब से यहां पर काम चलता है। नेक्स्ट जो है इट इज रिगार्डिंग कि कलेक्टिंग बैंक कलेक्ट्स द चेक एज एन एजेंट और एज होल्डर फॉर अ वैल्यू और होल्डर इन ड्यू कोर्स, और होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द क्रॉसिंग, सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द क्रॉसिंग। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग द जनरल क्रॉसिंग जो कि सेक्शन 123 में डिफाइंड है। जो जनरल क्रॉसिंग है दैट इज बेसिकली कि दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस जो हैं आप यहां पर इंस्ट्रूमेंट के फेस के ऊपर लगा देते हैं, उसमें चाहे वर्ड्स आप नॉट नेगोशिएबल लिखें या ना लिखें, दैट इज सेड टू बी जनरल क्रॉसिंग, जो कि सेक्शन 123 में डिफाइंड है, जो कि सेक्शन 123 में डिफाइंड है। यानी कि अगर मेरे पास ये चेक है तो यहां पर इसके फेस के ऊपर दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन लगा दूंगा, तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, क्रॉसिंग कहलाती है। इसके बीच में नेगोशिएबल या फिर नॉट नेगोशिएबल लिखना जरूरी नहीं है। ओके, सो एक जो जनरल क्रॉसिंग है ये एक डायरेक्शन है, किसको, पेइंग बैंक को। जो क्रॉसिंग की बात होती है ये एक डायरेक्शन है पेइंग बैंक को कि ओवर द काउंटर इस चेक की पेमेंट नहीं करनी है, कि ओवर द काउंटर इस चेक की पेमेंट नहीं करनी है। तो ये होगी जनरल क्रॉसिंग की बात। सेकंड जो टाइप है दैट इज अ स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124। जहां पर स्पेशल क्रॉसिंग की गई है तो यहां पर
साथ ही साथ एक क्रॉस तो लगाया ही गया, वेयर अ चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ अ बैंक, जहां पर एक बैंक का नाम साथ में लिख दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं। दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124। ओके, सो यहां पर स्पेसिमेन देख लीजिए, जनरल क्रॉसिंग के केस में आप यहां पर स्पेसिमेन की बात करते हैं। लाइकवाइज आपने यहां पर दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन लगा दी या फिर अकाउंट पे लिख दिया, नॉट नेगोशिएबल लिख दिया, दैट इज अ स्पेसिमेन ऑफ द जनरल क्रॉसिंग। अगर स्पेशल क्रॉसिंग की बात करें तो आपने स्पेसिफिकली बैंक का नेम जो था बीच में मेंशन कर दिया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट पे लिख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉट नेगोशिएबल लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं दैट वुड मेंट टू बी स्पेशल क्रॉसिंग, उसे हम स्पेशल क्रॉसिंग कहेंगे, उसे हम स्पेशल क्रॉसिंग कहेंगे। सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है क्रॉसिंग के, उसे देख लीजिए। अगर जनरल क्रॉसिंग की बात करते हैं जो कि सेक्शन 123 में डिफाइंड है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहां पर जनरल क्रॉसिंग की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स लगानी, जो लाइंस हैं लगानी मैंडेटरी हैं। जो ट्रांसवर्स आप पैरेलल लाइंस लगाते हैं वो मैंडेटरी है जनरल क्रॉसिंग के केस में, लेकिन यहां पर स्पेशल क्रॉसिंग के केस में इसेंशियल नहीं है। ये जो आप ट्रांसफर्स लाइंस लगा रहे हैं दीज आर नॉट मैंडेटरी, लेकिन यहां पर जो बैंक का नाम लिखना है वो मैंडेटरी है इन केस ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग के केस में यह कहा गया है कि आपने यहां पर चेक के फेस के ऊपर दो ट्रांसफर्स लाइन लगानी ही लगानी है, लेकिन यहां पर स्पेशल क्रॉसिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ बैंक का नेम लिखना जरूरी है, ट्रांसफर्स लाइंस लगानी मैंडेटरी नहीं है। ट्रांसफर्स लाइंस जो हैं वो लगानी मैंडेटरी नहीं है इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग। एंड क्रॉसिंग जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू चेक्स, सिर्फ और सिर्फ चेक के ऊपर एप्लीकेबल है, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर या फिर प्रोमिसरी नोट के ऊपर एप्लीकेबिलिटी इसकी नहीं है। एंड फर्दर जहां पर जो चेक है दैट इज क्लोज्ड टू मोर देन 2 और मोर ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक, वहां पर चेक विल बी कंसीडर्ड टू बी क्लोज्ड टू 1 बैंक ओनली। जहां पर मान लीजिए जो क्रॉसिंग की गई है स्पेसिफिकली वहां पर लिख दिया SBI ए ब्रांच एंड बी ब्रांच, तो वहां पर यही माना जाएगा कि जो क्रॉसिंग है वो एक ही बैंक के ऊपर है। कोई भी ब्रांच अगर यहां पर SBI की इस चेक को क्लियर कर देती है, लेकर आती है, यानी कि कलेक्टिंग बैंक यहां पर SBI है, तो उसके केस में यहां पर, तो उसके केस में ये वैलिड रहेगा। ब्रांच जो है दैट वुड नॉट बी मैंडेटरी ओवर देयर। फर्दर प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंक फॉर क्रॉस्ड चेक, प्रोटेक्शन जो है यहां पर पेइंग बैंक के केस में अवेलेबल है एज पर सेक्शन 128। तो यहां पर हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सेक्शन 128 के तहत जो पेइंग बैंक है उसके लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल है। इफ द सेम इज अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, अगर जो पेमेंट रहती है वो इन ड्यू कोर्स की गई है तो उसके केस में जो यहां पर प्रोटेक्शन है वो यहां पर अवेलेबल रहेगी, वो अवेलेबल रहेगी विद द पेइंग बैंक। देन अकाउंट पे क्रॉसिंग कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या फिर किसी और एक्ट में जो यहां पर अकाउंट पे क्रॉसिंग है वो डिफाइंड ही नहीं है, दैट इज नॉट डिफाइंड एट ऑल, वो डिफाइंड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कस्टम्स के बेस पर है, ये सिर्फ और सिर्फ कस्टम्स के बेस पर एग्जिस्ट करती है। आफ्टर दैट स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंक, जो कलेक्टिंग बैंक है उसके पास क्या स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइकवाइज मान लीजिए पर्सन ए जो है इसने पर्सन बी को पैसे देने थे, तो इसने चेक इशू कर दिया पर्सन बी के नेम में। पर्सन बी ने पर्सन सी के पैसे देने थे तो पर्सन सी को ये चेक मिल गया, ठीक है। पर्सन सी ने डी को देने थे, लेकिन इन ट्रांजैक्ट ये चेक जो था ये चोरी हो गया एंड ये चेक आ गया पर्सन ई के पास, ये चेक आ गया पर्सन ई के पास। अब यहां पर पर्सन ई ने बेसिकली क्या किया, पर्सन ई ने यहां पर बेसिकली क्या किया, इस चेक को फोर्ज करते हुए, इस चेक को फोर्ज करते हुए इसने यहां पर, क्योंकि ये चेक जो था दैट वाज पेएबल टू डी नाउ, इसने यहां पर डी के नेम में अकाउंट को ओपन करवा लिया। इसने यहां पर XYZ बैंक में
XYZ बैंक में डी के नेम में अकाउंट ओपन करवा लिया। अब यहां पर बैंक ने सभी केवाईसी गाइडलाइंस को फुलफिल करते हुए, जो भी इंट्रोडक्शन की गाइडलाइंस थी उनको फुलफिल करते हुए इस अकाउंट को ओपन किया है। यानी कि जो डी के नेम में अकाउंट ओपन किया गया है वो बिल्कुल जेन्युइन अकाउंट ओपन किया गया है। अब पर्सन ई के ने जो चेक जो चुराया था वो चेक यहां पर इस अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, इस बैंक ने वो चेक को कलेक्ट कर लिया, पैसे यहां पर इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए एंड अल्टीमेटली यहां पर जो पेमेंट थी पर्सन ई के द्वारा ले ली गई, पर्सन ई के द्वारा ले ली गई है। तो उसके केस में बेसिकली क्या रहेगा, व्हाट वुड बी द केस ओवर हियर। तो इसके केस में देखिए बैंक की कोई भी गलती नहीं है, बैंक ने जो भी गाइडलाइंस थी उनको फुलफिल किया है, बैंक ने बिना किसी नेग्लिजेंस के गुड फेथ में अपना एक्ट किया है। गुड फेथ का मतलब रहता है कि बैंक ने यहां पर पूरी ईमानदारी के साथ एंड अच्छे पर्पस से काम किया है, एंड बिना किसी नेग्लिजेंस का मतलब है कि बैंक ने रीजनेबल केयर की है। यानी कि जहां पर कोई भी डाउट नहीं था, बैंक को केवाईसी अगर यहां पर प्रूफ लेने थे तो बैंक ने केवाईसी भी कंप्लीट किया। सब चीजों को कंप्लीट करने के बाद ही बैंक ने यहां पर अकाउंट ओपन किया एंड यहां पर चेक को भी पूरी तरह से देख परख के यहां पर चेक की कलेक्शन की है। तो उसके केस में एंड फर्दर जो पेमेंट यहां पर XYZ बैंक के द्वारा रिसीव की गई है वो एक कस्टमर के लिए रिसीव की गई है, यानी कि नॉन कस्टमर के लिए रिसीव नहीं की गई है। कस्टमर नॉन कस्टमर का क्राइटेरिया क्या रहता है, देखिए मैं जो चीजें यहां पर बोल रहा हूं उनको मेंशन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। पहली चीज हमने जो पढ़ी इसमें दैट इज रिगार्डिंग की जो पेमेंट है वो गुड फेथ में रिसीव की गई है एंड विदाउट नेग्लिजेंस रिसीव की गई है, बिना किसी नेग्लिजेंस के। यानी कि ये नहीं है कि गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, गाइडलाइंस को फॉलो भी किया है, गुड फेथ में रिसीव की है एंड फर्दर जो पेमेंट की गई है रिसीव की गई है दैट इज फॉर अ कस्टमर, वो एक कस्टमर के लिए पेमेंट रिसीव की गई है। ऐसा नहीं है कि जो पर्सन डी है इनकी ब्रांच में इनके बैंक में कस्टमर नहीं है, वो इनकी ब्रांच में इनके बैंक में कस्टमर है, उसी के लिए ये जो चेक है उसे कलेक्ट किया गया है। एंड फर्दर द चेक शुड बी जनरली और स्पेशली क्रॉस्ड, एंड जो चेक है वो क्रॉस्ड होना चाहिए। अगर ये गाइडलाइंस यहां पर फुलफिल होती हैं तो उसके केस में जो यहां पर कलेक्टिंग बैंक है इसको स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन मिल जाती है कि इसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। ये चीज क्लियर होगी, ये चीज क्लियर होगी यहां पर। तो स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन जो कलेक्टिंग बैंक को मिलती है सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन के अंडर मिलती है, दैट इज द सेक्शन 131। जो सेक्शन 131 है उसके अंडर ये प्रोटेक्शन यहां पर मिलती है। इज इट क्लियर? सेम प्रोटेक्शन जो है ड्राफ्ट के केस में सेक्शन 131A के अंडर मिलती है। सेम प्रोटेक्शन जो है ड्राफ्ट के केस में सेक्शन 131A के अंडर मिलती है। चेक के केस में यहां पर जो प्रोटेक्शन है वो यहां पर मिलती है 131 के अंडर। डी एंड ई सेम पर्सन नहीं है सर, बट द थिंग इज कि डी ने मे भी हो सकता है कि आईडीज को फोर्ज किया हो या फिर अपनी आइडेंटिटी को सही तरह से डिस्क्लोज यहां पर ना किया हो एंड बैंक ने सभी कार्रवाई की हो, यानी कि बैंक के पास प्रूफ है कि उसने सभी कार्रवाई की है एंड उसके हिसाब से यहां पर जो अकाउंट है बिल्कुल सही है, तो उसके केस में यहां पर बैंक को स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन मिल जाती है। या फिर यह भी हो सकता है कि यहां पर पर्सन डी को जो पेमेंट की जानी थी नाम बिल्कुल सेम थे। जैसे मान लीजिए रमेश को पेमेंट की जानी थी तो रमेश के नाम से जो पर्सन था उसी के हाथ में चेक लग गया, उसने अपना अकाउंट तो रमेश के नाम पर ही उसका चल रहा है, उसने अकाउंट की कलेक्शन करवा ली अपने अकाउंट में, उसको पेमेंट कर दी गई। तो इसके हिसाब से भी आप एग्जांपल को समझ सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के पर्पस से ये यहां पर करेक्ट किया गया है। स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन फॉर बात कर रहे हैं कलेक्टिंग बैंक के लिए, नॉट फॉर द पेइंग बैंक, कलेक्टिंग बैंक के लिए बात कर रहे हैं। दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 131A फॉर द ड्राफ्ट। ओके, अब एक सिंपल से चीज बताइए रिगार्डिंग की एक कंपनी है दैट इज XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड कंपनी है। अब इसका एक चेक था, इसका जो चेक था वो यहां पर चोरी हो गया, चेक जो था वो चोरी हो गया। अब ये चेक जो था एक पर्सन ए के हाथ में लग गया, इसने अपने प्रोप्राइटर फर्म खोल ली XYZ मैसर्स के नाम से इसने अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। अब बैंक ने अपनी केवाईसी गाइडलाइन जो है वो सारी की सारी फुलफिल की हैं। ABC बैंक है यहां पर, बैंक ABC ने अपनी केवाईसी की गाइडलाइंस जो हैं वो सभी पूरी की हैं, ठीक है, यानी कि जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है। तो यहां पर
पर्सन ए ने जो ये चेक था जो कि XYZ लिमिटेड कंपनी के नाम पर था, वो चेक यहां पर जमा करवा दिया बैंक के पास एंड बैंक ने भी इसे कलेक्ट कर दिया। तो क्या इस केस में बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? जस्ट यस और नो में आंसर कर दीजिए। क्या इस केस में बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 131 के अंडर या फिर नहीं मिलेगी? जो कंपनी XYZ लिमिटेड का चेक था वो यहां पर XYZ जो यहां पर प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसके अकाउंट में लगा दिया गया है। बैंक ने बिल्कुल देख परख के ये जो ट्रांजैक्शन है वो करी है, ठीक है। बैंक ने अकाउंट जो है बिल्कुल सही से खोल दिया है, ठीक है। तो यहां पर प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? विनोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहां पर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी बिकॉज लिमिटेड इज मिसिंग। जो लिमिटेड है वो मिसिंग है, जबकि एक कंपनी का चेक था, यहां पर प्रोप्राइटरशिप फर्म में चेक लगा दिया गया है। तो बैंक विल बी हेल्ड लायबल, बैंक जो है वो लायबल रहेगा, बैंक को इसके अंडर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। दैट इज बेसिकली सेड टू बी पार्ट ऑफ कन्वर्जन, उसे कन्वर्जन माना जाएगा, उसे कन्वर्जन माना जाएगा। कन्वर्जन बेसिकली क्या रहता है? जब आप किसी की प्रॉपर्टी को या किसी और पर्सन को यहां पर अपने अंडर कंसीडर करें कि आपके जैसा ये पर्सन, तो वो कन्वर्जन कहलाता है। लाइकवाइज मान लीजिए अगर डायरेक्टर का जो चेक है, जो कंपनी का चेक है वो डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, कंपनी का चेक डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, दैट इज कन्वर्जन। तो यहां पर भी बैंक को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। इज इट क्लियर? तो डिफरेंट एग्जांपल्स आपको समझा देता हूं कि कन्वर्जन की क्या क्या एग्जांपल हो सकती हैं। लाइकवाइज मान लीजिए पार्टनर्स हैं ABC, ठीक है। तो फर्म के नेम में चेक है, जो कि यहां पर पार्टनर A के सेविंग फंड अकाउंट में डाल दिया गया, तो ये क्या कहलाएगी? इट वुड बी कन्वर्जन, दिस विल अमाउंट टू कन्वर्जन। एंड यहां पर बैंक को किसी भी तरह की प्रोटेक्शन जो है, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, वो नहीं मिलेगी। तो क्या क्या कंडीशंस थी? कंडीशंस ये थी कि बैंक ने गुड फेथ में एंड बिना नेग्लिजेंस के काम किया हो, तो यहां पर तो नेग्लिजेंस कर दी बैंक ने, तो यहां पर तो बैंक लायबल रहेगा। इसी तरह से जो पेमेंट है वो किसी कस्टमर के लिए रिसीव की गई हो, ये ना हो कि यहां पर मान लीजिए फर्म ने अमाउंट एक चेक काटा पर्सन R के नेम में, बैंक ABC ने इस चेक को यहां पर कलेक्ट कर लिया, जबकि R जो है ABC बैंक का कस्टमर है ही नहीं। तो उसके केस में ये क्या कहलाएगा? यहां पर सेक्शन 131 के अंडर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके केस में यहां पर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, जहां पर R जो है वो ABC बैंक का कस्टमर ही नहीं है। तो कस्टमर होना जरूरी है, गुड फेथ में पेमेंट करना, गुड फेथ में कलेक्शन करना, बिना नेग्लिजेंस के कलेक्शन करना जरूरी है। फर्दर चेक जो है वो क्रॉस्ड होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए पर्सन A ने एक चेक बैंक को दे दिया, बैंक को, जो क्रॉस्ड नहीं है, दैट इज नॉट क्रोज्ड, ना जनरली ना स्पेशली, क्रॉसिंग नहीं है, तो उसके केस में यहां पर बैंक या तो उस चेक को खुद क्रॉस कर सकता है या फिर कस्टमर को एडवाइस करेगा कि वो चेक को यहां पर क्रॉसिंग करे, जिसके बेस पर यहां पर बैंक है वो चेक को फर्दर आगे कलेक्शन के लिए भेजेगा। अगर क्रॉसिंग नहीं होती है तो बैंक को यहां पर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो क्रॉसिंग करना यहां पर जरूरी है, बैंक खुद भी ऐसी क्रॉसिंग कर सकता है जब उसने कलेक्शन करनी है चेक की, या फिर कस्टमर को एडवाइस करेगा यहां पर क्रॉसिंग करने के लिए। दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। सो क्रॉसिंग करने के बाद ये प्रोटेक्शन मिलेगी। सो कलेक्टिंग बैंक की इसके अलावा कुछ एक जिम्मेदारियां रहती हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? व्हाट आर द ड्यूटीज फॉर द कलेक्टिंग बैंक? क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं कलेक्टिंग बैंक के लिए? सबसे पहली ड्यूटी जो है दैट इज रिगार्डिंग कि जो भी चेक है उसे एक रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करना है, रीजनेबल टाइम टू प्रेजेंट द चेक। ऐसे नहीं है कि कस्टमर ने आपको चेक दे दिया एंड आपने वो अपने पास रख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक रीजनेबल टाइम में चेक जो है उसे प्रेजेंट करना है। अगर कोई डैमेजेस होंगे, अदरवाइज अगर आप लेट करते हैं तो उसके केस में डैमेजेस की भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। एंड फर्दर अगर चेक डिसऑनर होता है तो उसका नोटिस आपको भेजना है कस्टमर को, नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द कस्टमर। अगर जो चेक जो डिपॉजिट करवाया गया था
अगर वो चेक डिसऑनर होता है तो उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, यानी कि नोटिफिकेशन कोई ना कोई तरीके से भेजनी पड़ेगी। आजकल डिजिटल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पर नोटिफिकेशन भेजनी मैंडेटरी है। एंड फर्दर टू हैंड ओवर द प्रोसीड्स आफ्टर रियलाइजेशन विदाउट डिले। जो भी आपका अगर चेक जो है रियलाइज हो गया है, उसको जितनी जल्दी हो सके उन्हें प्रोवाइड करना है। टू हैंड ओवर द प्रोसीड्स विदाउट एनी डिले। इंडिविजुअल चेक जो है डेट कैन बी डिपॉजिटेड इन द प्रोप्राइटरशिप फर्म। बिल्कुल। नोटिस जो है यहां पर डिसऑनर का नोटिस सर सेक्शन 138 वाला नहीं है। दिस इज बेसिकली नोटिफिकेशन टू द कस्टमर। जो आपका कस्टमर है तो आपने सेम ही डे वो नोटिफिकेशन भेजनी होती है। अगर उसको लॉस होता है इसकी वजह से, मान लीजिए आपने नोटिफाई नहीं किया अपने कस्टमर को कि चेक जो है डिसऑनर हो गया, तो उसके केस में भी अगर लॉस होता है तो बैंक के ऊपर ही जिम्मेदारी पड़ेगी, बैंक के ऊपर ही लायबिलिटी पड़ेगी। तो इस चीज का भी यहां पर ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? तो जल्दी से यहां पर थ्योरी पार्ट को कवर कर लेते हैं। कंडीशंस जो हमने यहां पर डिस्कस की थी रिगार्डिंग कि बैंक ने गुड फेथ में एक्ट करना है, बिना किसी नेग्लिजेंस के एक्ट करना है, एंड कस्टमर के लिए पेमेंट को रिसीव करना है, तभी उसको स्टैच्यूटरी यहां पर जो प्रोटेक्शन मिली है 131 के अंडर वो मिलेगी। एंड फर्दर जो चेक है डेट शुड बी क्रॉस्ड जनरली और स्पेशली क्रॉस्ड। ड्यूटीज के बारे में अगर हम बात करते हैं फर्दर, तो ड्यूटी टू ओपन अकाउंट विद रेफरेंस, यानी कि जो कोई भी अकाउंट ओपन किया जाएगा तो ड्यू डिलीजेंस का ध्यान रखना है बैंक ने। इसके केस में बैंक जो है वो ड्यू डिलीजेंस का ध्यान रखेगा, यानी कि जो भी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस है, केवाईसी नॉर्म्स हैं, उनका ध्यान रखते हुए अकाउंट को ओपन किया जाएगा। किसी भी तरह की कमी पेशी रहेगी तो बैंक जिम्मेदार होगा। फर्दर रेफरेंसेस का ध्यान रखना है, रेफरेंसेस को कंफर्म करना है अगर रेफरेंस नोन नहीं है। फर्दर ड्यूटी टू इंश्योर क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग, अगर क्रॉसिंग नहीं है तो बैंक या तो क्रॉसिंग खुद से कर देगा या फिर कस्टमर को एडवाइस करेगा क्रॉसिंग करने के लिए। अगर वो क्रॉसिंग करने से मना करता है, अगर किसी वजह से क्रॉसिंग नहीं की जा सकती है, तो वहां पर बैंक जो है वो रिफ्यूज कर देगा, तो बैंक जो है उसके केस में रिफ्यूज कर देगा। फर्दर ड्यूटी टू वेरीफाई द इंस्ट्रूमेंट्स और एनी अपरेंट डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट, इस चीज को भी वेरीफाई करना है कि जो कलेक्टिंग बैंक है वो उस चीज को वेरीफाई करेगा कि किसी तरह का डिफेक्ट तो नहीं है इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह का डिफेक्ट तो नहीं है, उस चीज को भी यहां पर वेरीफाई करना है। फर्दर ड्यूटी टू टेक इनटू अकाउंट द स्टेट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट के स्टेटस के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइकवाइज जो कस्टमर आपके पास चेक लेकर आया है, अगर आप उसकी पुरानी ट्रांजैक्शंस को देखेंगे तो आपको उसका स्टेटस पता लग जाएगा। लाइकवाइज मान लीजिए अगर कोई यहां पर नॉर्मल एम्प्लॉय है एंड वो आपके पास डेली बेसिस पर 2 लाख के 3 लाख के चेक लेकर आ रहा है, सो वो सस्पिशियस हो सकते हैं, तो आपको वहां पर नजर रखनी है कि ऐसे चेक जो हैं वो सस्पिशियस हो सकते हैं। द नेग्लिजेंस ऑफ कलेक्टिंग बैंक इन कलेक्टिंग चेक्स पेएबल टू द थर्ड पार्टीज, तो बैंक को खास करके ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की नेग्लिजेंस ना हो जब भी यहां पर किसी थर्ड पार्टी का जो चेक है वो कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग आपको यहां पर इंक्वायरीज करनी है जब भी ऐसी कलेक्शन हो। तो यहां पर जब भी आपने कलेक्शन करनी है तो यहां पर आपको क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है उन चीजों के रिगार्डिंग। तो दोज आर द ड्यूटीज फॉर द कलेक्टिंग बैंक।